Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Let's continue with our one topic one week series on accountancy, and today in this video I will cover bank reconciliation statement. So students, bank reconciliation statement से भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर रहे, और कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपके कंसेप्ट और क्लैरिफाई होगा. सो मोर वीडियोज़ विल बी अपलोडेड डेली इन दिस वीक, and if you have any queries just drop them in the comment box. And just to remind, through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey, so stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. So let's see an introduction to what bank reconciliation statements are. So it is a record book of the transactions of a bank account. So एक particular bank account से related जितने भी transactions होते हैं उन्हें record किया जाता है, और इसी recording को जो है record book बोला जाता है. और ये record book कौन सी book होती है? It is bank reconciliation statement. So whenever a customer he tallies his balance of the bank कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसके बैलेंस को अगर कस्टमर टैली कर रहा है अपने जो है बैंक अकाउंट के बैलेंस से, तो उसको अगर कोई डिफरेंस नोटिस करता है अगर वो, तो ही कैन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट. हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स होते हैं इन्हें एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, तो हमेशा जो है ऑन अ पर्टिकुलर डेट उसकी डेट भी मेंशन की जाती है फॉर्मेट के साथ. सो इसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं. एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग में कभी भी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. इसे सेपरेटली बनाया जाता है ऑन बेसिकली अ शीट ऑफ पेपर. एंड जब इसे कंप्लीट कर लिया जाता है जो रिकन्सिलिएशन है इस पूरा प्रोसेस, उसके बाद इस पूरे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर या इधर उधर नहीं छोड़ दिया जाता है. इसे अच्छी तरह से फाइल करके जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है इन्हें रिजर्व किया जाता है. So basically this statement helps the account holders to check and keep a track of their funds and update the transactions record they have made. So जो भी account holder है he can check and keep a track of his funds he has kept with the bank, and he can also update the transaction records that have been made throughout that period. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब जो है दोनों बैलेंसेस को कंपेयर किया जाता है, चेक किया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किस वजह से आया होगा. तो जब ये पूरे रिकन्सिलेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो जितने भी ट्रांजेक्शन जो है प्रीवियसली हुए हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स का भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है. तो इसके थ्रू हमेशा जो कस्टमर है उसे अपने दोनों बैलेंसेस, यानी जो अपने पास वो कैश बुक मेंटेन करता है और जो बैंक उसके अकाउंट के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसे पासबुक कहते हैं, उसको जो है कंपेयर किया जाता है, और इसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं. सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज बैंक पासबुक. तो कैश बुक में ओनर जो है मोस्टली हम इसे कंपनी के जो है रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो हम जो अपने पास बनाते हैं, यानी अगर हम कंपनी है तो हम अपने पास जो बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम उन्हें कैश बुक बोलते हैं. बट ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होते हैं इन्हें ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एज बैंक पासबुक. सो आपको अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन अराइज हो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को और क्या बोलते हैं, तो बैंक पासबुक याद रखिएगा. बट इससे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि कस्टमर के पास जो होती है वो क्या होती है और जो बैंक के पास होती है वो क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम खुद को ये लेकर चलते हैं कि अगर हम कंपनी है तो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं और बैंक जो है पासबुक मेंटेन करता है. सो यहाँ बैंक पासबुक मेंशन है, सिर्फ पासबुक नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग. सो the balance mentioned in the bank passbook of the statement must tally with the balance mentioned in the cash book. So जो बैंक पासबुक में और जो कैश बुक में जो है बैलेंसेस हैं इन्हें मैच करना ज़रूरी होता है. एंड इन दिस स्टेटमेंट ऑल द डिपॉजिट्स विल बी शोन इन द क्रेडिट कॉलम एंड विदड्रॉल्स विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम. ये जितनी भी चीज़ें जो है अमाउंट्स क्रेडिट हुए होते हैं, जो है वहाँ पे डिपॉजिट हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है क्रेडिट कॉलम में आती हैं, और जितने भी विदड्रॉल्स हुए होते हैं या फिर कुछ एक्सपेंसेस जैसे बैंक एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं वो भी इसी डेबिट साइड में ही होते हैं. हाउएवर इफ़ द विड्रॉल एक्सीड्स डिपॉजिट इट विल शो अ डेबिट बैलेंस, यानी इसे ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं. सो अगर बैंक से हम जो है विड्रॉल करते जाए और एक लिमिट के बाद जो है अमाउंट जो है फंड जो है हमारा बैंक बैलेंस में वो ज़ीरो हो जाए, बट हम बैंक से फर्दर लेंडिंग भी ले लें तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. इसीलिए तो अगर जो है ये जो विड्रॉल्स हैं वो बैंक लिमिट को एक्सीड कर जाए तो क्या होता है, वहाँ पे ओवरड्राफ्ट का केस आ जाता है. सो जनरली व्हाइल मेकिंग अ कंपैरिजन between the company's cash book and the bank balance, the balance does not tally. सो ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि जनरली ऐसा होता है कि बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस जो होता है वो जो है
टैली नहीं करता, मैच नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कंपनी की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो जब भी कंपनी की कैश बुक है वो अपने ट्रांजैक्शंस जो है डे टू डे दे कैरी आउट, एंड उसकी वजह से ही सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो एक जनरल जो है अकाउंट होल्डर की कैश बुक और पासबुक में शायद इतने डिफरेंसेस ना हो क्योंकि हम इतने जो है फ्रीक्वेंटली कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं करते, बट जो कंपनीज़ होती हैं उनमें पेमेंट या जो डिपॉजिट है वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस। तो इसलिए हमेशा ही उसमें एक डिफरेंस आता ही है, और इसी डिफरेंस को जो है कंपनसेट या मेंटेन करने के लिए हमें BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। सो देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिफरेंस एंड डिस्प्ले देम इन दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड देन टैली द टू बैलेंसेस। सो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि डिफरेंसेस हैं तो फिर उन्हें जो है हम सिर्फ नोट आउट करें, ऐसा नहीं होता। जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है तो जो कॉज ऑफ द डिफरेंस है ना उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है, और फिर ये मेंशन किया जाता है कि जो बैलेंसेस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, और फर्दर उन्हें टैली कर लिया जाता है। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन द कंपनीज कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिंपल सी चीज़ है, ये क्या एक्सप्लेन करता है डिफरेंस क्यों हुआ है, कि डिफरेंस क्यों हुआ है इन द अमाउंट बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस। सो कैश बुक एंड बैंक पासबुक में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों हो सकते हैं, उनके रीजंस पढ़ लेते हैं यहाँ से। सो सबसे पहला रीज़न तो है कि अगर देयर इज़ अ डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। सो अगर डिफरेंस इन टाइमिंग है यानी हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया और बैंक ने शायद उसे 1 वीक बाद उसको मेंटेन किया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, तो दोनों के जो है अमाउंट्स जो है बैलेंसेस अलग अलग शो करेंगे। सो द डिफरेंस इन टाइमिंग कैन बी कॉज्ड बाय, so few factors are बैंक इशूड चेक बट नॉट येट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट। सो अगर चेक्स इशू हुए हैं बट उन्हें पेमेंट्स के लिए जो है उन्हें प्रेजेंटेड नहीं किया गया तो जो है एक डिफरेंस कॉज हो सकता है इसकी वजह से। फिर पेड चेक इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर, बट अगर हमने कोई चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा बट अब अभी उसके अगेंस्ट में पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है और उसे क्लियर भी नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है डिफरेंस का। सो बैंक मेड अ डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर साइड। ऐसा क्यों होता है कि बैंक जो है हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कुछ डेबिट कर दे, यानी उसे हमारे बैंक बैलेंस को किसी अमाउंट से कम कर दे। डेबिट करना वहाँ पे मतलब रिड्यूस होता है वहाँ से अमाउंट। सो ऐसा क्यों होता है, कई बार देखिए बैंक एक्सपेंसेस की वजह से होता है, कई बार ऐसा होता है कस्टमर्स ने अपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जिनकी वजह से बैंक ऐसे करते हैं, जैसे कि दे हैव इफ़ द कस्टमर हैज़ इंस्ट्रक्टेड दैट हर महीने उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई प्रीमियम है जो उन्हें जो है बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दे इतना पर्टिकुलर अमाउंट। अगर वो फिक्स्ड होता है मोस्टली तभी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया भी जाता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली बैंक जो है आपका डेबिट कर देगा। अदर इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, जैसे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, अदर भी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें ऑटोमेटिकली डेबिट कर सकते हैं अगर कस्टमर ने जो है इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए होते हैं, तभी बैंक ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ कोई अगर एक्सपेंसेस होते हैं या बैंक के साइड से अगर कोई ऐसा बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं तभी डेबिट होता है, जो डायरेक्टली जो है बैंक कर लेता है। सो इसकी वजह से भी एक डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हमें जो बैंक में डेबिट हुआ है उसका तो अभी कस्टमर को पता ही नहीं होता, तो वो कस्टमर के जो है जो बैलेंस है उससे डिफर कर जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट कम्स चेक और अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। अच्छा, कोई भी ऐसा केस जिसमें चेक या अमाउंट जो है डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाए, उसमें उस केस में भी कस्टमर को पता नहीं चलेगा और वो अपने पास जो है बैलेंस की एंट्री नहीं करेगा उस तरह से। नेक्स्ट कम्स डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। और ऐसा भी होता है कई बार कि जो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट है ये भी जो है बैंक कस्टमर के बिहाफ पे ही कलेक्ट कर लेता है, और ये भी उसके इंस्ट्रक्शंस पर ही होता है। पर अगर ऐसा हुआ है और कस्टमर को ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट सच एनी इवेंट, तो उसमें क्या होगा, उस केस में जो कस्टमर का अकाउंट है बैलेंस है उसके पास वो खुद जो मेंटेन करता है उसमें और जो बैंक बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड। और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी है जो कस्टमर के थ्रू उस जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस पे डायरेक्टली कुछ पे आउट कर दे, कोई पेमेंट कर दे, तो भी अगर बैंक के साइड से पेमेंट हो जाएगी तो बैंक का अकाउंट जो है कम दिखाएगा और हमारे पास अभी हमने उस जो है ट्रांजेक्शन को नोट आउट नहीं किया होता है, तो हमारा बैलेंस जो है डिफरेंट आएगा यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट कम्स चेक्स डिपॉजिटेड या बिल डिस्काउंटेड दैट हैज़ बीन डिसऑनर्ड। तो अगर कोई हमने चेक डिपॉजिट किया है वो डिसऑनर हो जाए, या फिर अगर कोई बिल डिस्काउंट करा है वो भी डिसऑनर हो जाए, तो ऐसे दोनों केसेस में भी जो है दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाते हैं। So let's move ahead and see what are other differences that cause a difference in the balances.
सो नेक्स्ट डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ एरर्स मेड बाय द कंपनी और बाय द बैंक। सो सिर्फ जो है टाइमिंग का डिफरेंस होने की वजह से ही नहीं, एरर्स भी अगर हो जाएं तो उनकी वजह से भी जो है दोनों बैलेंस अलग अलग शो करते हैं। सो इन अ फ्यू ओकेजन्स द एरर इन टू बैलेंसेस कैन बी मेड फ्रॉम बैंक साइड और द कंपनीज कैश बुक। सो एरर्स किसी के भी पार्ट पे हो सकते हैं, बैंक के साइड में भी, और जो कंपनी कैश बुक मेंटेन करने वाले अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे भी कोई एरर हो सकता है। सो सच एरर्स कैन बी error made while registering the transaction by the company and error made by made while registering the transaction by the bank। so दोनों के ही केस में ये क्या एरर्स कैसे हो सकते हैं कि जब उन्हें लिखा जा रहा होता है, रजिस्टर किया जा रहा होता है ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, तो उसके टाइम पर अगर कोई एरर हो जाए, है ना, तो उस वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। और ऐसा ही एरर अगर बैंक के पार्ट पे हो जाए कि वो जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड या रजिस्टर कर रहे थे, उस टाइम पे कोई एरर हो गया है, तो भी जो है जो दोनों बैलेंसेस हैं उनमें डिफरेंस शो करता है। सो नेक्स्ट वी हैव फ्यू MCQs। द फर्स्ट वन ईयर इज इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स। फर्स्ट वन ईयर इज ऑप्शन नंबर ए इज क्रेडिट बैलेंस, बी इज डेबिट बैलेंस, सी इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डी इज एडजस्टेड बैलेंस। सो जो कैश बुक होती है वो किसके पार्ट पे प्रिपेयर होती है? जो कस्टमर प्रिपेयर करता है, यानी जो कंपनी के बिहाफ पे प्रिपेयर हो रही होती है उसे कैश बुक बोलते हैं। सो अगर उसमें फेवरेबल बैलेंस है दिखा रहा है, फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक में। और अगर अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये याद रखिएगा कि किसका कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है। हमेशा कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, तो दोनों को ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज ए इज क्रेडिट, बी इज डेबिट, सी इज लाइबिलिटी, डी इज एक्सपेंस। सो बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक ने अपने पास जो ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है हमारे अकाउंट का, उसे हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो अगर बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिटेड है कंपनी के जो है अकाउंट में, तो वो किस बैलेंस का होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस का। जैसे हमारे पास आता है ना बैंक से मैसेज की योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो वो क्या होता है? इंक्रीज़ या किसी डिपॉजिट की वजह से जब भी इंक्रीज़ करता है हमारा जो है बैंक अकाउंट, तो उसे क्रेडिट होता है। और अगर वहाँ पे कोई जो है डिपॉजिट और अगर कोई विड्रॉल हुआ होता है तो हमारा जो क्या बैंक स्टेटमेंट है वो जो है डेबिट दिखाएगा विड्रॉल्स के केस में। सो डिपॉजिट के केस में क्या होता है? इट्स अ क्रेडिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद ऑप्शन नंबर ए इज कैश पेमेंट जर्नल, बी इज कैश रिसिप्ट जर्नल, सी इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डी इज़ कैश बुक। सो कैश बुक के साथ ही कंपैरिजन होता है जो है पासबुक का, तो इसलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स में किन दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है? बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक और कैश बुक जो कंपनी मेंटेन करती है। सो योर आंसर हियर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकन्सिलिएशन? सो डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये जो टर्म है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स में, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए इज एडेड टू बैंक बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, या डी इज एडेड टू द कैश बुक बैलेंस। सो यहाँ पे डिपॉजिट इन ट्रांजिट का ये मतलब होता है दैट द अमाउंट हैज़ बीन एडेड टू बैंक बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। So next question, question number 5 is NSF marked in a check sent back by the bank indicates what? So option number A है आपका checks has been forged, B is a bank could not verify the identity, C is no sufficient money and D is a check cannot be cashed because it's illegal। So NSF मार्क करके अगर जो है बैंक चेक को वापस भेज देते हैं तो इसका ये मतलब होता है दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट फंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नो सफिशिएंट मनी विल बी करेक्ट ईयर। तो अगर बैंक अकाउंट जो है कस्टमर का उसमें अगर सफिशिएंट फंड्स नहीं है उस चेक को जो है पे ऑफ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं उस पर बैंक्स उस पर NSF मेंशन कर देते हैं, यानी कि नो सफिशिएंट फंड, और इसीलिए उसे वो वापस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बैंक रिकन्सिलिएशन डिस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड ऑफ। सो कौन बनाता है इसे? बैंक अकाउंटेंट, बी इज बिजनेस मैनेजर, सी इज बिजनेस अकाउंटेंट एंड डी इज द कंट्रोलर ऑफ द बैंक। सो इसे हमेशा बिजनेस अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। Question number 7 is what? An unadjusted balance in cash book is because of the result of which error? So अगर एक जो कैश बुक में कोई अनएडजस्टेड बैलेंस शो कर रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है? यहाँ पे है ऑप्शंस, ए इज़ डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बी इज़ ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस, सी इज़ आउटस्टैंडिंग चेक्स, या डी इज़
अनरिप्रेजेंटेड चेक्स। सो ये अदर्स जितने भी हैं ये कैश बुक में पहले इनकी एंट्री होती है और पासबुक में बाद में। तो कैश बुक की जगह पासबुक में इन्हें जो है ए, सी और डी की वजह से जो है पासबुक में डिफरेंस आ सकता है या अनएडजस्टेड बैलेंस हो सकता है। बट ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऐसी चीज़ है जो पासबुक में पहले एंटर होती है और इसकी वजह से कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है। तो हम यहाँ पे बी को चूज़ करेंगे, दी ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस। सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। Question number 8 is what unpresented checks are also referred to as। यानी हमने अगर किसी को चेक इशू किया है बट दैट चेक हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऐसे चेक्स को? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बाउंस चेक, बी है आउटस्टैंडिंग चेक्स, सी है अनक्रेडिटेड चेक्स या डी है अनकलेक्टेड चेक्स। तो ऐसे चेक्स को हम आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलते हैं। उन्हें जो है अभी तक हमने जिनके नाम पे इशू किया था उन्होंने बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं किया होता फॉर फर्दर पेमेंट्स। Question number 9 says that in a cash book an amount of 5,000 was not recorded. Name the correct cash book adjustment. So अगर एक कैश बुक में एक अमाउंट है 5,000 का, इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इवन, सो हम इसे किस तरह से एडजस्ट करेंगे, कैश बुक एडजस्टमेंट में किस तरह से करेंगे? सो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, बी इट विल बी डेबिटेड इन कैश बुक, सी इज नो एडजस्टमेंट नीडेड इन द कैश बुक, डी चार्जेस विल बी एडेड टू द कैश बुक बैलेंस। सो इट विल बी credited to cash book. Moving on to the next and the last question, question number 10. So what types of check is that which is issued by a firm but not deposited to the bank? So again हमने अभी डिस्कस किया था, इसी के बस वर्डिंग्स चेंज है आई थिंक इस क्वेश्चन के। तो ऐसे चेक्स जिनको हमने इशू कर दिया है, कंपनी ने मतलब इशू कर दिया है, बट दे हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड टू द बैंक्स फॉर फर्दर पेमेंट्स। सो ए इज अनक्रेडिटेड चेक, B is outstanding check, C is uncollected check या D is bounce checks। तो इन सब चेक्स को बोलते हैं outstanding checks। तो इस तरह के जो चेक होते हैं that has not been presented for payments, इन्हें outstanding checks या unpresented checks बोला जाता है। So this is all for today. Hope the topic is clear to you. And as this week we will be covering accountancy as our topic for the One Topic One Week series. There are many more videos to come, so please stay tuned to my channel. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. So stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel, and happy learning.